सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद स्केर को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आरू की जीप उसके मेंशन के सामने आके रुकती है। वहीं तुलसी इस वक्त आरू की गोद में सिमट के बैठी हुई थी। उसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि आरू काफ़ी तेज जीप चला रही थी। तुलसी को इस तरह खुद से चिपकते देख के आरू के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो तुलसी को छेड़ते हुए धीरे से कहती है, हे, अगर तुम्हारा मन नहीं भरा हो तो हम लोग फिर से लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। आरू की ये बात सुन के तुलसी तुरंत उससे अलग होती है और उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, आप क्या मेरी जान लेना चाहते हो? इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? ऐसा लग रहा था कि आप गाड़ी नहीं हवाई जहाज चला रहे हो और मैं हवाई जहाज में बैठी हुई हूँ। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। तुलसी की मासूमियत भरी शिकायत सुन के आरू को काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो तुलसी को और छेड़े, लेकिन इस टाइम वो दोनों जिस हालत में थे वो नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसी हालत में देखे। वैसे तो उसे किसी की सोच से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुलसी को बहुत फर्क पड़ता था। आरू तुलसी को गोद में लिए जीप से उतरती है और बिना किसी पे ध्यान दिए हुए हवेली से अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं ये सारी चीज़ें ऊपर खड़ी शीतल देख रही थी। उससे से उसकी पकड़ बालकनी की रेलिंग पे कस जाती है। वहीं उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने रूम में आती है और सारा सामान फेंकने लगती है। वो अपने पूरे रूम को तहस नहस करने के बाद खुद के बालों को नोचते हुए कहती है, क्यों क्यों आखिर क्यों मेरे साथ हर बार ऐसा होता है? मुझे लगा था आरू उस पित्ती भर की लड़की को इस हवेली से बाहर फेंकेगी, लेकिन वो तो उस लड़की को वापस लेके आई, उसे मेरे सर पे बैठाने के लिए। लेकिन जो भी हो जाए, आरू मेरी थी और मेरी ही रहेगी। मैं उस लड़की को अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगी। उसे तो इस हवेली से और आरू की ज़िंदगी से जाना ही होगा और मैं उसे उनकी ज़िंदगी से निकाल के रहूँगी। इस टाइम शीतल की आंखें गुस्से से लाल थी, लेकिन उसके फेस पे एक खतरनाक स्माइल थी। वो किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त उसके सातिर दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। इधर आरू तुलसी को कमरे में लाती है और उसे नीचे उतार कर कहती है, नहाकर तैयार हो जाओ। और इतना कहने के बाद वो कबर्ड के पास जाके वहाँ से अपनी एक शर्ट निकालती है और उसे पहनते हुए बिना तुलसी पे ध्यान दिए रूम से बाहर निकल जाती है। आरू की ये हरकत तुलसी को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि कल रात वो उससे इतने अच्छे से बात कर रही थी और फिर हवेली में आने से पहले भी वो उसके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन रूम में ही आते वो बदल सी गई थी। जिस पर तुलसी मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, सुबह तो एक बिल्कुल चाशनी की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन अब देखो कैसे कड़वा करेला बनी हुई है। इधर तुलसी ज़्यादा ना सोचते हुए बाथरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में अच्छे से नहा वहा के बाहर आती है। इस वक्त उसने अपने बॉडी पर एक वाइट रंग की तौली लपेट रखी थी। वहीं उसके बालों से पानी टपक रहा था। तुलसी के बॉडी पे पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रहे थे। तुलसी अभी बाथरूम से निकली थी कि तभी आरू बिल्कुल तेजी में दंदनाते हुए रूम में आती है और वहीं आरू को देखकर तुलसी की आंखें फिर से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वैसा ही कुछ हाल आरू का भी था। उसने नहीं सोचा था
कि आज उसे फिर से अपनी बीवी को इस अवतार में देखने को मिलेगा। आरू जैसे अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी वहाँ पानी गिरे होने के चलते उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जाके तुलसी के लिए दिए सीधे बेड पे गिरती है। अब हाल कुछ ऐसा था कि तुलसी आरू के नीचे थी और आरू उसके ऊपर। तुलसी आरू को खुद के ऊपर से उठाते हुए कहती है, उठिए, आप कितने भारी हो, मैं पिचक जाऊंगी। इधर आरू को तो मानो तुलसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो पूरी तरह बस तुलसी में खो सी गई थी। इस वक्त आरू का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। तुलसी की करीबी उसके दिल को बेकाबू कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी उछल के बाहर आ जाएगा। वहीं आरू की दिल की धड़कनें तुलसी को साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने नन्हे हाथों से आरू को खुद के ऊपर से उठाते हुए कहती है, उठिए, हम मर जाएंगे। तुलसी के धक्का देने से आरू को कोई खास असर तो नहीं होता है, लेकिन वो होश में जरूर आ जाती है। तुलसी के नाजुक कलाइयों को पकड़कर आरू उसे उसके सिर के ऊपर करके तुलसी को घूरते हुए कहती है, तुम 2 मिनट शांति से नहीं रह सकती हो। इस पर तुलसी कुछ कहती इससे पहले नताशा दंदनाते हुए रूम के अंदर आती है और तुलसी को बोलती है, तुलसी, आज का नाश्ता तुम। वो इतना कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो झट से पीछे पलटते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। तुलसी, तुम जल्दी से नीचे किचन में आ जाना। तो इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वहीं तुलसी का तो शर्म से बुरा हाल था। वो आरू को धक्का देते हुए रोनी सी शक्ल बना के कहती है, भाभी ने मैं ऐसे देख लिया, पता नहीं वो क्या सोचेंगी। आरू तुलसी के ऊपर से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहती है, क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी कि बंद कमरे में जो होता है वही हो रहा था। ये बोलकर आरू बाथरूम में घुस जाती है। वहीं तुलसी उसे खुन्नस भरी निगाहों से देखते हुए खुद में बड़बड़ाती है, इन्हें तो किसी चीज़ से फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे पड़ता है। पता नहीं अब भाभी से नज़रें कैसे मिलाऊंगी। इधर तुलसी भी उठती है और जल्दी से दरवाजे को अच्छे से बंद करती है और फिर कबर्ड से साड़ी निकालती है और उसे पहनती है। उसके बाद से वो नीचे किचन में आती है तो उसे नताशा से नज़रें मिलाने में काफ़ी शर्म आ रही थी। वो चुपचाप सब्जियां काटने लगती है कि तभी नताशा उसके गुलाबी गालों को देखकर छेड़ते हुए कहती है, तुलसी, तुम्हें किसी मच्छर ने काटा है? देखो तो तुम्हारे गाल कितने लाल हुए पड़े हैं। इधर नताशा की बात सुन के तुलसी शर्म से पलके भी नहीं उठा रही थी। वहीं तुलसी को ऐसा देखकर नताशा को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो हुए कहती है, इतना शर्मा क्यों रही हो? ये सारी चीज़ें तो आम बात है, और वैसे भी मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। वैसे भी अब तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्यारी सी देवरानी है जिसकी मैं टांग खिंचाई कर सकती हूँ। इतना कहकर वो तुलसी को कोहनी मारती है। वहीं तुलसी भी हल्का हल्का मुस्कुराने लगती है। इधर नताशा आटा गूंथते हुए सुनीता जी से कहती है, मम्मी, आप कुछ कर रही हैं क्या? अगर नहीं तो ज़रा पानी का जग दीजिएगा। सुनीता जी जो कोने में खड़ी होकर डब्बे से काजू किशमिश निकाल के मुंह में भर रही थी, वो नताशा की बात सुन के हड़बड़ा जाती हैं। वो जल्दी से मुट्ठी भर काजू किशमिश डिब्बे से निकालती हैं और फिर उसे अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर नताशा को पानी का जग देती हैं। सुनीता जी के फूले हुए गाल को देखकर नताशा कहती है, मम्मी, आप कुछ खा रही थी क्या?
इधर मुंह में काजू किशमिश भरे होने के चलते सुनीता जी से बोला नहीं जा रहा था, इसलिए वो नाव में सर हिला के जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उन्हें इस तरह से भागते देखकर नताशा हंसते हुए कहती है, भगवान ने चुन चुन कर एकदम एंटीक पीस सास दिया है मुझे, जो लाखों नहीं करोड़ों में एक है, और हमारा मनोरंजन करने से कभी पीछे नहीं हटती है। इधर नताशा की बात सुन के तुलसी भी हंसने लगती है कि तभी आरू की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो ऊपर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि मेरे कपड़े प्रेस करो। तो आरू के बुलाने से नताशा फिर से तुलसी को छेड़ते हुए कहती है, ओहो क्या बात है। नताशा की ऐसी बातें सुनकर तुलसी फिर से शर्माने लगती है। तभी नताशा फिर कहती है, अब यहीं खड़ी शर्माती रहोगी या जाकर काम भी करोगी। इस पर तुलसी कहती है, लेकिन भाभी नाश्ता। जिस पर नताशा उसके कंधे से पकड़ के रसोई से बाहर ले जाते हुए कहती है, ये सब मैं देख लूँगी, तुम जाकर कपड़े प्रेस कर दो। इधर तुलसी भी मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आ जाती है। उसे नताशा के रूप में एक बड़ी बहन मिल गई थी, जो हमेशा उसका साथ देती है। इस हवेली में उसे वो प्यार मिल रहा था जिस प्यार के लिए वो बरसों से तड़प रही थी। तुलसी स्माइल करते हुए रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से शीतल उसके सामने आ जाती है। शीतल को अपने सामने देखकर तुलसी हैरान थी, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी तब से शीतल उसे कभी बात नहीं की थी, और आज तो वो अचानक से उसके सामने आ गई। इसका क्या मतलब था। तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है, शीतल दीदी आपको कुछ चाहिए था क्या। तुलसी ये सब कहती हुई काफ़ी मासूम लग रही थी। वहीं शीतल का ध्यान तो बस तुलसी के मांग में पड़े सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पे था, जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से और नफरत के मिलते जुलते भाव से कहती है, मुझे जो चाहिए क्या वो तुम दे सकती हो। तुलसी को शीतल की बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी प्यार से कहती है, आप कहिए तो क्या चाहिए। जिस पर शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आरू चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम आरू को मुझे वापस लौटा दो और उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। शीतल की बात सुन के तुलसी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ऊपर आसमान गिर पड़ा हो। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वहीं तुलसी को ऐसे देखकर शीतल मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि तुलसी आरू को छोड़ देगी। इसलिए वो आगे बोलती है, देखो आरू मुझसे प्यार करती है, पता नहीं उसने तुमसे कैसे शादी कर ली। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, इसलिए तुम मुझे मेरा प्यार लौटा दो। ये सब शीतल तुलसी से झूठ कह रही थी। उसे लगा था ये सब कहेगी तो तुलसी दुखी होगी और आरू को छोड़ देगी। तुलसी कुछ देर वहाँ खड़ी रहती है और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुरा के कहती है, आपने कहा कि आप सॉरी वो आपसे प्यार करती हैं। अगर प्यार करती हैं तो आपको नज़र भर देखती तो सही, लेकिन उन्होंने तो कभी आपको नज़र उठा के भी नहीं देखा। और रही बात उन्हें छोड़ने की, तो वो तो मैं तभी छोड़ूंगी जब मेरी इस हवेली से अर्थी उठेगी। ये सब तुलसी काफ़ी शांति से कहती है। वहीं तुलसी की बात सुनकर शीतल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, वो हमसे प्यार करते हैं,
तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करती है? तुम हो क्या? एक बच्ची जो कभी भी उन्हें वो सुख नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूँ। अरे आरू ने अब तक तुम्हें छुआ भी नहीं होगा, और जब तुम उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकोगी तब उन्हें किसी और के पास जाना होगा। और फिर तुलसी को ऊपर से नीचे देखते हो, और तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या क्या होता है। शीतल की बातें तुलसी को वो सारी चीज़ें याद दिलाने लगती है जो आरू ने उससे शादी की पहली रात को कहा था। वो सारी बातें याद करके उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो अपने इस दर्द को अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने देती है। वो बोलती है, दीदी वो हमें छुए या ना छुए, लेकिन रहूँगी तो मैं उनकी पत्नी हूँ, और ये सही है, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता है। और रही बात तो दूसरी औरत के पास जाने का, तो कोई दूसरी औरत अगर जाए तो वो कभी पत्नी नहीं बन सकती, बस एक बाजारू औरत कहला सकती है। तुलसी की बातें शीतल को तीर की तरह चुभती है। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक दो दिन की आई हुई लड़की उसे एक बाजारू औरत कह दे। शीतल गुस्से से तुलसी पर हाथ उठाने जाती है, जिसके डर से तुलसी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। तभी शीतल को सामने से आती हुई आरू दिखती है, जिसे देखकर वो जमीन पे गिर के रोने लगती है। और वहीं शीतल को ऐसा देखकर तुलसी काफी हैरान थी कि अचानक से क्या हो गया। वो कुछ कहने वाली होती है कि तभी आरू बोल पड़ती है, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? आरू की बात सुन के तुलसी सहम जाती है, और इधर शीतल वो मुस्कुरा रही थी अंदर ही अंदर। उसे लग रहा था कि वो जो प्लान कर रही है वो सही हो जाएगा। तभी आरू को देखकर शीतल अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर मासूमियत से कहती है, देखो ना आरू, मैंने बस तुलसी से इतना कहा कि आरू तुम्हें बुला रही है, तो कहती है मेरे मामले से दूर रहो, मेहमान हो, अपनी औकात पर भूलो। और जब मैंने तुलसी से कहा कि इस हवेली और यहाँ के लोगों को मैं अपना परिवार समझती हूँ, तो तुलसी ने गुस्से से मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि मेरा और आपका कोई संबंध है। उसने हमें आपकी रखैल भी कहा और धक्का दे दिया। शीतल की बातें सुन के तुलसी को काफ़ी हैरानी हो रही थी। वो अपनी सफाई देते हुए शीतल से कहती है, दीदी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको कभी ये सब कहा? जिस पर शीतल आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे माफ़ कर दो तुलसी, लेकिन मैं आरू से झूठ नहीं बोल सकती। तुलसी जब आरू से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखती है, तो उसकी लाल आंखें देखकर वो सहम जाती है, क्योंकि आरू गुस्से में तुलसी को देख रही थी। ये देखकर तुलसी रोने को होती है। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल घर कर गया था कि शायद आरू सच में शीतल से प्यार करती है, इसलिए वो इस वक्त तुलसी से गुस्सा है। वही आरू को इस तरह तुलसी को गुस्से से देखता हुआ देखकर शीतल के होठों पर एक मुस्कान थी। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अब तो आरू तुलसी को जलील करेगी और उसको उसकी औकात दिखाएगी। इधर तुलसी अपने चेहरे को नीचे किए सिसकते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वहाँ से जा पाती उससे पहले ही आरू उसे पकड़ती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या? जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है, बस अपना फेस नीचे किए हुए खड़ी रहती है। वहीं शीतल मासूम सा चेहरा बना के आरू से कहती है, आरू अब तुलसी को मत डांटिए, वो नादान है, उसे कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो इतना ही कहती है कि आरू उसे हाथ दिखाकर रोक देती है, और फिर अपनी एक
तीखी नज़र शीतल पर डालते हुए कहती है, अगर मेरी पत्नी ने तुम्हें ये सब कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा है। वो इस हवेली की मालकिन है और तुम बस एक मेहमान। तो मेहमान बनकर ही रहो। और क्या कहा तुमने? ये इसने तुम्हें धक्का दिया। तुम क्या कोई फूल कुमारी हो जो ये तुमको धक्का दे दी और तुम गिर गई? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए बेहतर होगा कि जो करने वाली हो ना वो ना करो, वरना जब मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम भी एक औरत हो। आरू शीतल पे अपनी एक जलती हुई नज़र डालती है और फिर तुलसी के कलाई को पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। वहीं शीतल बस गुस्से का घूंट पी के रह जाती है। उसने कहा सोचा था कि आरू तुलसी को सजा देगी और उसकी साइड लेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। इधर आरू तुलसी को लेकर रूम में आती है और उसको छोड़ के जाकर रूम का दरवाज़ा बंद करती है और फिर तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। तुलसी जल्दी से अपने कदम पीछे लेते हुए भरे गले से कहती है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद गिर गई थी और वो सब भी मैंने नहीं कहा था। आरू तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वहीं तुलसी एक नज़र आरू की आंखों में देखती है। उसे शीतल के लिए एक बात याद आ रही थी कि वो आरू को वो चीज़ें नहीं दे सकती जो उसे शीतल दे सकती थी। उसके कहे हुए एक एक शब्द तुलसी को अपने दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वही आरू तुलसी के पास आती है और हौले से उसके फोrehead पे किस करती है। वही तुलसी उसे शौक से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या। तभी आरू उसके फेस को अपने दोनों हाथों में बड़े प्यार से भर के कहती है, आज जो कुछ किया ना उसी तरह मुझसे सारी बात बता दिया करना, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं उनसे नफरत करती हूँ, इसलिए गलती से भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझे नहीं पता कि मैं गुस्से में क्या ही कर जाऊंगी। तुलसी एकटक आरू की आंखों में देख रही थी। उसे आरू की आंखों में एक जुनून, एक सनक साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो अंदर तक कांप जाती है। इसलिए वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है और वहीं तुलसी को इस तरह नज़रें झुकाते हुए देखकर आरू के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो तुलसी की झुकी नज़रें देखते हुए कहती है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, मुझे शाम को किसी ज़रूरी काम से जाना है। इस पर तुलसी भी धीरे से हाँ में सर हिलाती है कि तभी वहाँ से आरू जाने लगती है। आरू को जाता हुआ देखकर तुलसी अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में कहती है, सुनिए जी। आरू को जब ये सुनाई देता है कि तुलसी ने उसे सुनिए जी कहा है, उसको तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था। वो पलट के तुलसी को देखने लगती है तो तभी तुलसी अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में फंसाकर अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहती है, वो आप कब तक आओगे? जिस पर आरू बोलती है, जल्दी ही आ जाऊंगी। वैसे तुम्हें भी चलना है क्या मेरे साथ? जिस पर तुलसी हाँ में सर हिला देती है। वही आरू उसको सर हिलाता देख के बोलती है, मैंने कितनी बार कहा है बैल की तरह मुंडी मत हिलाया करो, शब्दों में जवाब दिया करो। जिस पर तुलसी धीरे से कहती है, जी नहीं जाना। आरू एक नज़र तुलसी को देखकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं तुलसी राहत की सांस लेते हुए कहती है, हे महादेव, कितने खतरनाक हैं ये, इनके सामने तो खुलकर सांस भी नहीं लिया जाता। और फिर मुस्कुराते हुए, जो भी हो, काफ़ी प्यारे हैं। इतना बोल के तुलसी आरू के कपड़े प्रेस करने चली जाती है।
इधर तुलसी आरू के कपड़े प्रेस करती है। हालांकि आरू ने बस उसे एक ही शर्ट प्रेस करने को कहा था, लेकिन तुलसी ने आरू के 4-5 शर्ट्स निकाले थे और उसे प्रेस कर रही थी और खुद से बोलती है 4-5 अगर एक साथ प्रेस कर दिया तो सही रहेगा, क्योंकि क्या पता अगर मैंने एक किया और उन्हें पसंद नहीं आया तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बिना बोले ये सब कर दूँ। यहाँ तुलसी खुशी खुशी आरू के शर्ट को प्रेस कर रही थी कि तभी नताशा उसे आवाज़ लगाती है, जिसके बाद तुलसी प्रेस को वहीं साइड में रख के रूम से निकल जाती है। इधर तुलसी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जिसके चलते सामने से आ रही सुनीता जी से टकरा जाती है। वहीं तुलसी के टकराने के चलते सुनीता जी फर्श पे गिर जाती हैं और अपनी कमर को रगड़ते हुए कहती है, मार डाला मुझे इसने। सुनीता जी के फेस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत जोर की चोट आई हो। वहीं सुनीता जी को दर्द में देखकर तुलसी फिक्र जताते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना मम्मी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सुनीता जी तुलसी को घूर के कहती हैं, तो इस तरफ फुदक फुदक के क्यों चल रही हो, मेरी कमर तोड़ दी तुमने। तुलसी जैसे सुनीता जी को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, सुनीता जी हाथ दिखाकर उसे रोक के कहती, कोई ज़रूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की, जाकर किचन से मालिश का तेल लेकर आओ और मेरे कमर में मालिश कर दो। तुलसी मासूमियत से हाँ में सर हिलाती है और किचन की तरफ चली जाती है। वहीं ऊपर खड़ी शीतल स्माइल करते हुए सुनीता जी को देखती है और बदले में सुनीता जी भी स्माइल कर देती हैं। यहाँ शीतल आसपास देखती है कि कोई है तो नहीं वहाँ, और जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि आसपास कोई नहीं है तो वो जल्दी से तुलसी के रूम में आती है और देखती है कि तुलसी ने आरू की आधी शर्ट को प्रेस किया हुआ है और आधा शर्ट अभी बाकी है। शीतल प्रेस का स्विच चालू करती है और गर्म गर्म आयरन आरू के शर्ट पे रख देती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अब आएगा मज़ा। अब क्या करोगी तुम तुलसी, तुम्हारे चलते आरू ने मुझे सुबह इतनी कड़वी बातें सुनाई, तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अब तो आरू का गुस्सा तुम पर फूट के ही रहेगा। आखिरकार आरू को अपने शर्ट पे एक सिलवट तक पसंद नहीं है और तुमने तो उसकी पूरी शर्ट जला दी। उप्स, सॉरी, मैंने जला दी। इतना बोलकर वो हंसने लगती है और वहाँ मौजूद इस प्रेस किए हुए जो शर्ट थे उन्हें नीचे गिरा के वहाँ से चली जाती है। इधर सुनीता जी के रूम में तुलसी उनकी कमर पे तेल की मालिश कर रही थी। वहीं शीतल किसी महारानी की तरह बिस्तर पे लेटे हुए थे। जब सुनीता जी तुलसी पे रौब झाड़ते हुए कहते, थोड़ा ताकत लगाओ, खाना नहीं खाती हो क्या, हाथ में ताकत नहीं है तुम्हारे। जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है। कुछ देर सुनीता जी की कमर को मालिश करने के बाद मासूमियत से कहती, मम्मी हो गया, अब हम जाएं। इधर तुलसी के जाने की बात सुनकर तो सुनीता जी का मुंह बन जाता है। उनका मन नहीं था कि तुलसी इतनी जल्दी जाए, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए उसे जाने को कहती है, जिसके बाद तुलसी जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। और स्टोरी कल नहीं आई क्योंकि इधर लाइट नहीं आ रही थी और फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए स्टोरी अपलोड नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे।